हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो एफरेंट डेफरेंट होता है, एफरेंट जो होता है इस इसका ये जो वर्ड है एफरेंट, ये आ कहां से रहा है? अफेक्ट से, अफेक्ट से। अफेक्ट क्या होता है? हम एफरेंट नर्व्स में सेंसरी की बात करते हैं ना, कि क्या हम परसीव कर रहे हैं, क्या वॉलंटरी चीज़ें जो हमारी बॉडी परसीव कर रही है वो हम अपने ब्रेन तक लेके जाते हैं ताकि वो प्रोसेस करे, और फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम दूसरी मोटर नर्व्स, एफरेंट नर्व्स के थ्रू भेजते हैं। तो एफरेंट इज मोर रिलेटेड टू आवर सेंसेस, मोर रिलेटेड टू, अगर आप उसे फिर समझो कि सेंसेस, परसेप्शन, अफेक्ट, एफरेंट कम्स फ्रॉम अफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है? हम कहते हैं ना वी आर अफेक्टेड, वो इफेक्टेड भी कहते हैं, अफेक्टेड भी कहते हैं, कि समथिंग अफेक्ट्स अस अ लॉट। तो अफेक्ट का मतलब क्या हुआ? मूड, मूड से रिलेशन है। और इसमें भी आप जब भी मूड डिसऑर्डर्स पढ़ोगे आपको दो चीजें, अफेक्ट और फीलिंग स्लैश इमोशन, इसमें कोई, कैन यू थिंक क्या डिफरेंस हो सकता है? फीलिंग्स, इमोशंस एंड अफेक्ट। जब आप इंटर्नशिप करोगे तो उसमें आपसे एक चीज़ करवाएंगे, दैट्स कॉल्ड एमएसएमई, ठीक है? तो उसमें एक पूरा सेक्शन होगा ऑन अफेक्ट, द अफेक्ट ऑफ द पेशेंट, द अफेक्ट ऑफ द क्लाइंट। तो फीलिंग्स और इमोशंस वो चीज़ होती है जो हम इस मोमेंट में फील कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम, उसको हम इमोशन कहेंगे। आई एम फीलिंग दिस राइट नाउ, हम कहते हैं ना आई एम फीलिंग इमोशनल राइट नाउ। एंड कभी कोई चीज़ बहुत टाइम से हमें मतलब बहुत टाइम से हमें उस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, हम अफेक्टेड बाय दैट, है ना, कि उस चीज़ से मुझे बहुत अफेक्ट हुआ। तो अफेक्ट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, एंड इमोशन फीलिंग्स आर इमीडिएट, टेम्परेरी। अभी आप कुछ हो गया कि कोई इरिटेट कर रहा है, सो यू आर फीलिंग इरिटेटेड, यू आर फीलिंग अ लिटिल एंग्री, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि अगले 3-4 दिन तक यू विल कीप ऑन फीलिंग एंग्री। दैट इज योर करंट इमोशन, दैट इज योर करंट फीलिंग्स। अफेक्ट क्या होता है कि एंड अफेक्ट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम मूड डिसऑर्डर्स, क्योंकि मूड डिसऑर्डर्स में हम इमोशंस अभी क्या हमारा क्लाइंट फील कर रहे हैं हम उसकी बात नहीं करते हैं, वो काफ़ी टाइम से किस मूड में है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक दिन कोई बहुत ही सैड हो, अगर सपोज आपका कोई सपोज यू लॉस्ट 2000 रुपीज़ नोट, उस दिन तो बहुत ही बुरा लगेगा ना, मे बी अगले दिन भी लगे, बट इट्स नॉट लाइकली कि अगले 2 हफ्ते तक आपको वैसे ही फील होता रहेगा। तो वो करंट मोमेंट है, हम उसके बेसिस पे डायग्नोज कभी नहीं करेंगे। अफेक्ट को हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इमोशनल स्टेट क्या है, लॉन्ग टर्म हमारा क्लाइंट क्या फील कर रहा है, तो दैट इज़ अफेक्ट। एंड जब आप एमएसएमई करोगे, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप एक उनका बेसिक क्या कहते हैं उसको, एक बेसिक एग्जामिनेशन करते हो कि उसमें एक पार्ट आता है अफेक्ट, कि अच्छा इनका कैसा लग रहा है, काफ़ी टाइम से क्या कह रहे हैं कि मेरा मूड ऐसा 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 चल रहा है काफ़ी टाइम से। अच्छा अगर इनका मूड सपोज कोई कहता है कि ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे आपको लगे कि दे प्रोबेबली हैव डिप्रेशन, तो डू यू थिंक कि समबडी हु इज लाइक इन दैट स्टेट, बड़े डिप्रेस स्टेट में, सैड स्टेट में है, क्या वो अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे? क्या वो लोगों से मिल रहे होंगे? अगर वो आपके पास क्लिनिक में आएंगे तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो अच्छे से मतलब कपड़े सही से नहीं पहन रहे हो, है ना, थोड़े शैबी कपड़े पहने हो, बाल सही से कोम नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर एक और हमने क्लास में बात की थी अबाउट मोटर रिटार्डेशन, याद है, लोकोमोटर रिटार्डेशन, मोटर रिटार्डेशन, स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। तो वो डिप्रेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम सिर्फ सोचते हैं कि डिप्रेशन इज समथिंग वेरी मेंटल, पर इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स बहुत होते हैं। जैसे हम एंजाइटी में, ओसीडी में, हर चीज़ में देखते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स हमेशा होते हैं। तो इन डिप्रेशन यू ऑफन सी कि आपका जो पेशेंट है दे हैव वेरी स्लोड मूवमेंट। हम जिस एक नॉर्मल पेस पे हम बात करते हैं, नॉर्मल पेस पे चलते हैं, हमारे लिए
टाइम परसेप्शन जो होती है एक नॉर्मल है ना, आपके लिए 5 मिनट इज अंदाज़ा है कि 5 मिनट कितने होते हैं, बट फॉर अ पेशेंट विद डिप्रेशन टाइम इज़ वेरी स्लोड डाउन। आप कभी ध्यान से नोटिस करेंगे, तभी कहते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैव टू बी परफेक्ट, कि आपका क्लाइंट आपके मतलब डोर खोला उन्होंने और वहाँ से चल के वो अंदर आ रहा है, उसमें आप ध्यान दे रहे हो कि अच्छा ये बहुत धीमे धीमे चल के आ रहा है, झुके से हुए हैं, इधर उधर नहीं देख रहे, आई कांटेक्ट नहीं बना रहे, वहीं से आपके पहले पहले क्लूज आने चाहिए, ठीक है। तो दैट वहाँ पे मोटर रिटार्डेशन इज अ ह्यूज पार्ट, कि स्लोड मूवमेंट, मोटर मतलब कुछ भी मोटर मूवमेंट में स्पीच भी आती है, तो स्लोड स्पीच, स्लोड मूवमेंट। तो ये सब आप MSME में करते हो कि हाँ अफेक्ट ऐसा है, मूवमेंट ऐसा है, ये करंटली अब इनकी लुक कैसी है, कैसे रेडी किस तरह से होके आए हैं, ठीक है, इनके वो क्या कह रहे हैं, इनके साथ कोई जो साथ में आया है वो क्या बता रहा है, वो कह रहे कि नहीं हाँ थोड़ा ख़राब फील हो रहा था मुझे कुछ दिन से, 8-10 दिन से अच्छा नहीं लग रहा था, बट ठीक है इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। देयर इज़ ऑलवेज, आप जब भी कोई पेशेंट हु प्रोबेबली हैज़ डिप्रेशन उनसे आप बातचीत करेंगे तो यू विल ऑफन सी कि दे हैव अ टेंड टू मिनिमाइज वट एवर द सिचुएशन इज, दे टेंड टू मिनिमाइज कि नहीं इतना, हाँ मतलब है थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं है। फिर आप उनके साथ जो उनके साथ है तो उन्हें क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेंट, वेरी गुड। फिर आप इन्फॉर्मेंट से बात करते कि हाँ जी, तो वो आपको बताते कि नहीं इन्होंने तो 4-5 दिन से बेड ही नहीं छोड़ा, इनको हमको बिल्कुल बेड से निकाल के लाना पड़ा, ये काम पे ही नहीं जा रहे, ये कुछ ईमेल नहीं रिप्लाई कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, तो दैट गिव्स यू हिंट कि अच्छा दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू फंक्शन। एंड एज हम इतनी क्लासेस में बात करते हैं, टू डायग्नोज द बिगेस्ट थिंग इज टू नोटिस, हाँ कौन बोला, to diagnose the most important D is, हाँ क्या, कम ऑन यार, ये हम हर क्लास में बात करते हैं। कुछ भी डिसऑर्डर डायग्नोज करने के लिए 4 Ds में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिसफंक्शन, यस डिसफंक्शन। एनी मूड डिसऑर्डर्स में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाकी सब में थोड़े ऑब्वियस लेवल के अलग, जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उससे एक ऑब्वियस लेवल पे कुछ अलग एस्पेक्ट होता है, कोई अलग फीचर होता है। मतलब OCD वाला पेशेंट अगर उस तरह से कोई कंपल्सिव चीज़ कर रहा है, हर कोई तो नहीं करता ना, हर कोई कुछ एक ऑब्सेसिव थॉट आने पे 1 to 20 काउंटिंग नहीं करता, तो एक बहुत ऑब्वियस लेवल पे एक अलग बिहेवियर है ना। बट मूड डिसऑर्डर्स में कुछ अलग बिहेवियर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना कॉमन ये डिसऑर्डर है, जितने मूड डिसऑर्डर्स कॉमन होते हैं, उतने ही दे आर डिफिकल्ट टू डायग्नोज। यहाँ पे वी रन द रिस्क ऑफ मिस डायग्नोसिस। विच इज़ वाई डिसफंक्शन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या हमारा जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है उसकी हालत ऐसी है कि वो फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा, वो काम सही से नहीं कर पा रहा, वो सोशली सही तरीके से घुल मिल नहीं पा रहा है, अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है, डिसफंक्शन। अगर हमारा क्लाइंट ऐसी स्टेट में कि दे आर फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड, 5-6 दिन हो गए हैं, but they are able to very easily manage all the other things, तो we will still give them a benefit of doubt। इसमें एक और, अच्छा चलो पढ़ेंगे तो तब। सो दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें 3 एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं, डिप्रेशन, मेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। ये तीनों चीज़ें हमने हल्की हल्की पहले डिस्कस की हुई है, तो आज इनको इन डेप्थ करेंगे। अब सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन की व्हेन वी से डिप्रेशन, क्या क्या चीज़ें आती है दिमाग में, कि क्या सिम्टम्स होंगे। अब मुझे ये मत बोलना कि मतलब सिम्टम्स के बारे में सोचो, स्पेसिफिक चीज़ें कि डिप्रेशन में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। लेस सोशल इंटरेक्शन, राइट। सिम्टम के बारे में सोचो, सिम्टम, वेरी गुड, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मैं सिर्फ नो इंटरेस्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. नो इंटरेस्ट. अच्छा, सोशली विड्रॉन. वेरी गुड. एक्सेसिव नेगेटिव इमोशंस. ये किताब से पढ़ के देख रहे हो? पढ़े? वेरी गुड, वेरी गुड. इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया. आपको पता है इंसोम्निया, हाइपर, आप बाकियों को पता है क्या? अच्छा, वेरी गुड. लैक ऑफ स्लीप एंड एक्सेसिव स्लीप and not being able to stay asleep for a long time, that also comes under. हाँ, वेरी गुड. सी अब आप लोग सही, अब आप लोग सिम्टम्स दे रहे हो मुझे, वरना हर क्लास में आप रैंडम चीजें बोलते हो कि ये हो सकता है वो हो सकता है. नाउ यू अंडरस्टूड. वेरी गुड. लॉस ऑफ एपेटाइट. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. वर्थलेस, होपलेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. इसमें मैं डाल दूं फिर साथ में मोटर रिटार्डेशन, ठीक है. वो हम वर्थलेस, होपलेस में डाल सकते हैं, है ना. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट. लैक ऑफ एनर्जी एंड सुसाइडल थॉट्स. नाउ एक्चुअली आप लोगों ने एक एक करके हमारे DSM, नॉट ऑल बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस अराउंड 7 आर एक्चुअल सिम्टम्स. तो आप समझ रहे हो कि आप किसी डिसऑर्डर को कैसे अप्रोच करना है. फिजिकल एस्पेक्ट्स, मेंटल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स, इनके हिसाब से सोच के सिम्टम क्या हो सकता है वो देखना है. ये नहीं कि इंसान को जनरली क्या फील हो रहा होगा. जैसे लोनलीनेस, प्रॉबेबली हमारा जो पेशेंट है दे वुड प्रॉबेबली फील लोनली, दे वुड बी प्रॉबेबली एक्सपीरियंसिंग इट, बट हम फिर ध्यान में ये लाना है कि वुड एवरी पेशेंट बी फीलिंग दैट. क्या ये कॉमन फीचर होगा? फिर ये एक सब्जेक्टिव, मतलब उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि समथिंग विच वुड बी कॉमन टू एवरीबडी, है ना. तो आपको सिम्टम्स के बारे में जब आप सोचोगे ना तो सब्जेक्टिविटी हटानी है, ऑब्जेक्टिविटी लानी है. ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो आप क्लियर कट कह सकते हो कि ये चीज़ें होंगी ही होंगी, ये चीज़ें 100% होंगी. तो हमने जो लिस्ट बनाई है, दीज आर एक्चुअली आउट ऑफ देम एटलीस्ट 7 आर एक्चुअल क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ रिटन इन DSM. अब नो इंटरेस्ट को हम एक्चुअली क्लिनिकल वर्ड कहते हैं कॉल्ड एनेडोनिया. एनेडोनिया. So anhedonia is basically, as it suggests, no interest या loss of interest. कि पहले जिन चीज़ों में आपको बहुत मज़ा आता था, अब उन चीज़ों में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता. जैसे somebody who's a big time foodie, अब आप उनको कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज़ दो, पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, एनीथिंग, उनको मन ही नहीं है. वो खा भी रहते थे, हाँ ठीक है, वट एवर. समबडी इज अ क्रिकेट फैन, आप उनको कहो कि भाई आपके लिए तो हमने इंडिया पाकिस्तान की टिकट्स ले आए, तो कहते हैं हाँ ठीक है भाई, टिकट्स ही हैं, क्या है. तो दैट इज समथिंग रियली रॉन्ग ना, कि भाई दिस पर्सन ही लव्स क्रिकेट एंड वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है. समबडी हु लाइक्स डांसिंग अलॉट, वो नहीं कर रहे, बिल्कुल उस चीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं है. तो वहाँ से आप परसीव करते हो कि जनरली जिन चीज़ों में इस इंसान का बहुत इंटरेस्ट रहता है या जिन चीज़ों से इस इंसान को बहुत हैप्पीनेस मिलती है, सबके एक सेट चीज़ें होती है ना, तो अब दोज थिंग्स आर नॉट एबल टू गिव दिस पर्सन हैप्पीनेस, देयर इज नो इंटरेस्ट एट ऑल. सो दैट इज कॉल्ड एनेडोनिया. एंड अनदर वाज, हाँ, एक्सेसिव नेगेटिव इमोशंस, जिसको हम वही कहते हैं फीलिंग डिप्रेस्ड. सो दीज आर, हाँ, सो पहले आपने पहले क्लासेस अटेंड किए हैं? चल,
हाँ, सो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम डीएसएम कर रहे थे, तो तब हमने कहा था ना कि फर्स्ट डीएसएम में द डिसऑर्डर्स वर डिवाइडेड इनटू न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, है ना। तो अब हमने ये चीज़ डिस्कार्ड कर दी ओवर टाइम, क्योंकि अब हम कुछ न्यूरोटिक कहते हैं तो उसके साथ बहुत नेगेटिव हमने चीज़ें जोड़ दी, तो इसलिए अब हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया, हम ये वर्ड यूज़ ही नहीं करते हैं। बट क्लिनिकली या फिर एज साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, मूड डिसऑर्डर्स आर ऑलवेज कॉल्ड न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, न्यूरोटिक आप मतलब समझते हो? ओके, समवेयर समवॉट। नहीं, सी दैट इज अ कॉमन मिस परसेप्शन। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। जस्ट लाइक वो क्या कहते हो, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, वैसे ही न्यूरोटिक या न्यूरोसिस न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। नहीं, तो आप अगर जिसको न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हम कहते हैं ना, न्यूरोसिस या न्यूरोटिसिज्म जिसको हम कहते हैं, उसका एक्चुअली मतलब होता है इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल डिसेबिलिटी। आप जब जैसे 16PF एक टेस्ट होता है, आपने सुना है उसका नाम, 16 पर्सनालिटी टेस्ट। हाँ, सो उसमें देयर मस्ट बी पर्टिकुलर मीटर कॉल्ड लेवल ऑफ न्यूरोटिसिज्म, है ना। तो जब आपके बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट में ये फीचर होगा, न्यूरोटिक लेवल्स, न्यूरोटिसिज्म, उसका मतलब ये नहीं होता कि, ना ये मतलब होता है कि आपके न्यूरॉन से कुछ रिलेशन है, ना इसका मतलब होता है कि आप पागल, हम कहते हैं न्यूरोटिक है, पागल है, दैट इज व्हाट वी मीन ना जब हम कहते हैं। बट इसका रिलेशन इज विद इमोशंस, इमोशनल स्टेबिलिटी। जो इंसान बहुत ही इमोशनली डिस्टेबल है, उसके बिल्कुल इधर से उधर इमोशंस होते हैं, दैट पर्सन इज सेड टू बी हाई ऑन न्यूरोटिक लेवल्स, न्यूरोटिसिज्म में हाई है। एंड जो इंसान, उसको ऑपोजिट क्या हुआ, इमोशनल स्टेबिलिटी। ऐसे याद रखो, न्यूरोटिसिज्म का ऑपोजिट हुआ इमोशनल स्टेबिलिटी। और साइकोटिसिज्म क्या हुआ, हाँ, इमोशनल स्टेबिलिटी। अच्छा, ये तो न्यूरोटिसिज्म हुआ, साइकोटिसिज्म क्या हुआ, साइकोटिक। हाँ, क्या सर, मेंटल तो सब कुछ ही है, साइकोलॉजी में सब कुछ ही मेंटल है। साइकोटिक क्या हुआ? अच्छा, आई विल गिव यू अ हिंट। मूड डिसऑर्डर्स को हम न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स को हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। हमने साइकोसिस की भी बात की थी, नहीं। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया में एक बड़ा बेसिक फीचर क्या होता है, हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ, डिल्यूजनल एंड एक और चीज, वेरी गुड। अब डिल्यूजन और हैलुसिनेशन में इंसान यूजुअली कैसे बिहेव करता है? हाँ हाँ, और ये दोनों चीज़ें क्या उनकी रियलिटी से रिलेटेड होती है? नहीं, दोनों चीज़ों में क्या होता है, उनकी रियलिटी जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो रही है जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड साइकोटिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि साइकोटिसिज्म बेसिकली मीन्स आपकी जो रियलिटी है, हमारा पेशेंट हमारी रियलिटी से ब्रेक कर चुका है। ब्रेक इन द सेंस कि उनकी रियलिटी इन अ वे टूट चुकी है, वो अपनी रियलिटी से कहीं और आगे निकल चुके हैं। हमें जो चीज़ें नॉर्मली दिख रही है उनको यहाँ पे दे, मतलब इफ़ आई कैन सी दैट समबडी स्टैंडिंग हियर विद मी, तो दैट इज़ वाई कि आई हैव गॉन बियॉन्ड माई रियलिटी, राइट। आई एम परसीविंग थिंग्स जो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड साइकोटिक डिसऑर्डर्स। साइकोटिसिज्म मतलब ब्रेक फ्रॉम रियलिटी, न्यूरोटिसिज्म मतलब इमोशनल डिस्टेबिलिटी। तो आपके न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स वुड बी मूड डिसऑर्डर्स, साइकोटिक डिसऑर्डर्स हम साइकोसिस जिसको कहते हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो रही है, जो रियलिटी में नहीं है वो चीज़ें ऐड हो रही है, उनको हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स जो है, स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम जो है, आप बाद में अच्छे से पढ़ोगे शायद,
तब उनको हम कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स. नाउ कमिंग बैक टू द मूड डिसऑर्डर्स, हमने इन दो चीज़ों को मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया, एनेडोनिया एंड एक्सेसिव नेगेटिव इमोशन या फीलिंग डिप्रेस्ड. जब भी आप डिप्रेशन डायग्नोज करोगे, अच्छा उसमें हम DSM में हम डिप्रेशन नहीं कहते, देयर इज अनदर वर्ड, देयर इज अनदर टर्म. डिसऑर्डर का एक प्रॉपर एक टर्म है, आपको पता है क्या होता है वो? एनी आइडिया? नहीं? सो इट्स एक्चुअली कॉल्ड, वेरी गुड, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. और इसका एक और टाइप होता है परसिस्टेंट डिप्रेशन, या फिर इसको हम कहते हैं डिस्थीमिया. तो आपके डिप्रेशन में ये दो मेजर टाइप्स आते हैं. अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो हमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है. वन इज एनेडोनिया विच इज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ प्लेजर, एंड सेकेंड इज एक्सेसिव नेगेटिव इमोशंस या फीलिंग डिप्रेस्ड. अब आपका जब क्लिनिकल एक तरीका होता है ना डायग्नोज करने का, तो हमारे पास एक्चुअली DSM में अराउंड 9 क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, विच इज़ एनेडोनिया, excessive negative emotions, insomnia, hypersomnia, loss of appetite, feeling worthless, motor retardation, suicidal thoughts. ये होते ही हैं, बाकी आई थिंक 2-3 और होते हैं, विच इज़ की टेंडेंसी टू डू सेल्फ हार्म, है ना, थिंग्स लाइक दैट, सोशली आइसोलेट, वो सोशली विड्रॉन है हमने किया. तो आउट ऑफ दीज 9 फीचर्स जब हम किसी को डायग्नोज करते हैं, एनेडोनिया एंड फीलिंग डिप्रेस्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, these need to be there. बाकी ऐसा होता है कि हमारे पास 9 में से 5 अगर हमारे सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं तो वी कैन डायग्नोज, पर उन 5 में एनेडोनिया एंड एक्सेसिव नेगेटिव फीलिंग्स या फीलिंग डिप्रेस्ड हैव टू बी देयर. दोनों में से कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी, इनको कहते हैं कि सिम्टम ए when diagnosing either A or B has to be present. अगर बाकी सारे फीचर्स हैं हमारे पास, एपेटाइट नहीं है, हाइपोसोमनिया, ये वो सब है, पर ये दोनों में से कोई भी एक नहीं है, तब वी कैन नॉट डायग्नोज. इन दोनों में से एक होना इज इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक है कि नहीं, हम ये चेक करते हैं. उसके बाद हम कोई भी और 4 होने चाहिए, फिर चाहे ये दोनों हो और 3 और हो, या फिर इनमें से कोई एक हो एंड 4 और हो सिम्टम्स. 5 symptoms, any 5 symptoms, one has to be either A or B. अब एक और हम डायग्नोसिस में एक और चीज़ होती है, ड्यूरेशन, ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. एंजाइटी में हमने कहा था GAD उन सबको डायग्नोज करने के लिए एटलीस्ट 6 months. हमारा पेशेंट हैज़ टू बी डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स फॉर 6 months. डिप्रेशन में किसी को आइडिया है कितना टाइम होता है? हाँ, वेरी गुड, 2 weeks. 2 weeks कॉन्टिन्यूसली. एंजाइटी में हम कहते हैं 6 months ऑन मोस्ट डेज, कि कुछ ऐसे भी दिन हो सकते हैं जब आपको शायद नहीं फील हुई, आप एंग्शियस नहीं थे, आपको एंजाइटी के सिम्टम्स नहीं फील हुए थे, बट ऑन मोस्ट डेज इन 6 months यू फेल्ट इट. बट इन डायग्नोजिंग मेजर डिप्रेशन 2 weeks में कॉन्टिन्यूसली एवरी डे आपके पास ये सिम्टम्स होने चाहिए, आप इन सिम्टम्स से गो थ्रू करने चाहिए, तभी हम डायग्नोज करते हैं. सो फार गुड, समझ आया? सिम्टम क्राइटेरिया, डायग्नोसिस क्राइटेरिया याद रहेगा? यस नो तो कह दो यार. वेरी गुड. टाइम क्या हुआ है? अच्छा अभी है टाइम. ओके, द सेकेंड इज, हाँ,
इंसोम्निया मतलब यू आर नॉट एबल टू फॉल asleep, और अगर आप सो भी रहे हो तो आप 2 घंटे में 3 घंटे में उठ रहे हो, या कच्ची नींद कहते हैं ना, बार बार उठते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड इंसोम्निया, नॉट एबल टू स्लीप। एंड हाइपरसोम्निया इज कि आप मेजरली आप सो ही रहे हो, यू आर नॉट, आप में एनर्जी नहीं है, आप उठ के कुछ और काम ही नहीं कर रहे हो, आप दिन में 14-16 घंटे सिर्फ सो रहे हो, तो दैट्स हाइपरसोम्निया। एंड इंसोम्निया इज कि यू आर नॉट एबल टू स्लीप एट ऑल, मिनिमम वी ऑल नीड अराउंड 7 hours ऑफ स्लीप, राइट? तो वो नहीं होगा तो दैट इज ऑल्सो बैड फॉर योर फंक्शनिंग। इनफैक्ट डू यू नो, एक देयर was actually a study done in so there were these 2 students, high school students थे वो दोनों, 12th क्लास में थे इन अमेरिका, एंड दे थॉट कि स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस होती है, लेट्स सी, एंड एज ह्यूमंस हम कितनी देर तक जागे रह सकते हैं। तो इसलिए सोचते 2 लोग थे, तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम दोनों करते हैं एक्सपेरिमेंट, एक ऑब्जर्व करेगा और एक जगा रहेगा। सो फॉर 11 days एंड सम आवर्स, आई डोंट रिमेंबर, तो मैक्सिमम टाइम दैट दे वर अवेक, डिड नॉट स्लीप एट ऑल, वॉज 11 days। एंड जब ये स्टडी की गई तो तब दे रियलाइज कि 11 दिन मैक्स लिमिट उनको मिल गई, एंड उस टाइम ऑब्वियसली आफ्टर दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ एग्जॉशन, वो काफ़ी दिन तक काफ़ी थकान फील करी, सोते रहे काफ़ी ज़्यादा, बट उन्हें लगा कि इससे ज़्यादा कोई हमें अफेक्ट हुआ नहीं। तो दे कंक्लूडेड कि ठीक है, अगर हम ज़्यादा दिन भी ना सोएं या कम नींद ले तो इतना अफेक्ट होगा नहीं। बट देन व्हाट हैपेंड आफ्टर सम टाइम, क्योंकि हर चीज़ का इफेक्ट हमें इमीडिएटली नहीं मिलता कि कल किया तो आज हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो आफ्टर सम वीक्स, सम मंथ्स, दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि उनकी मेमोरी जो थी वो बहुत लेवल तक ख़राब हो गई थी, उनको चीज़ें याद नहीं रह रही थी, एंड कुछ भी लर्निंग थी, जो हम कहते हैं ना लॉन्ग टर्म मेमोरी में, हम बार बार जो चीज़ आप सीखोगे, बार बार चीज़ जो रिवाइज करोगे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, एंड एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई वो हमें वो चीज़ नहीं भूलती है ना। बचपन में हमने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर याद किया था, आज भी हम बता सकते हैं क्या है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो देन दे रियलाइज आफ्टर फ्यू मंथ्स कि उनकी एक्चुअली मेमोरी ख़राब होने लग गई, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम कहते हैं डेफिसिट होने लग गया, चीज़ें वहाँ पे नहीं टिकती थी, एंड मोर ओवर उनको मतलब मेमोरी में आप जब पढ़ोगे ना तो हमेशा देयर इज ऑलवेज रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग, कंसोलिडेट कर रहे हो मेमोरी, आप डाल रहे हो, फिर उसको रिकॉल करोगे, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट में, तो रिकॉल नहीं कर पा रहे वो कुछ भी, एंड दैट इज़ व्हेन दे रियलाइज्ड कि स्लीप का बहुत, एंड ऑफ कोर्स हॉर्मोन्स पे भी बहुत एक बड़ा असर रहता है, बिकॉज व्हेन यू आर स्लीपिंग आपका एक देयर इज दिस थिंग कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, तो वो बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो आपकी ग्रोथ एंड आपके बाकी सारी बॉडी के फंक्शनिंग, बाकी सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज करता है। तो एंड दैट हैपन्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, तो योर ग्रोथ बिकम्स डिसफंक्शनल, एबनॉर्मल, ठीक है, आपकी सर्कैडियन रिदम खराब होती है। तो ये सब सेकेंडरी चीज़ें, सेकेंडरी नहीं प्राइमरी है, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ये चीज़ें सारी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देन दे रियलाइज, देन समझ आया कि स्लीप इज़ एक्चुअली वेरी नेसेसरी। हम जैसे एग्ज़ाम से पहले हम कहते हैं ना कि पूरी रात जग के हम फटाफट पढ़ाई कर लेंगे, सुबह जाके एग्ज़ाम दे देंगे, दैट इज़ एक्चुअली वेरी बैड, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो आपको हम किसी एक क्लास में, आई थिंक फर्स्ट क्लास जो हमारी थी उसमें मैंने आपको स्लीप वेव्स के बारे में बताया था, याद है किसी को? वेव्स की बात की थी, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, EEG मैं समझा रही थी जब, है ना? तो वो वेव्स मैंने बताया था, स्लीप टाइम में वो वेव्स आती है। तो एक्चुअली दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हमें लगता है हम पूरी रात जग के पढ़ेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, बट जब आप सो रहे होते हो ना, तो जब आप एक्चुअली पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ चीज़ रिकॉल कंसोलिडेट कर रहे होते हो, अपनी मेमोरी में डाल रहे होते हो, तो वो सारी चीज़ें जो होती है व्हेन यू आर अस्लीप, तो आप ऐसे समझो कि आपने जब पढ़ाई करी तो आपके ब्रेन में ऐसे एक पाथ सा बन गया, A to B, B to C, C to D, ऐसे आपने उसको याद करने के लिए पढ़ा, एंड जब आप सोते हो तो आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो उसी पाथ को बार बार एक्टिवेट करते हैं, तो आपकी एक्चुअली मेमोरी बेटर होती है। अगर आप सोओगे नहीं तो आपकी एक्चुअली मेमोरी ख़राब होगी, आपको याद कम रहेगा, आप ज़्यादा ब्रेन फॉग जिसको कहते हैं कि सही से याद नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद है, ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली क्या था, कुछ था, वो कुछ तो था वाली स्टेट। तो सोना इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम थोड़ा ऑफ टॉपिक चलेगा, बट इंसोम्निया हाइपरसोम्निया से यहाँ ये पॉइंट था कि इंसोम्निया इज़ नॉट एक्चुअली,
मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। आप अगर अच्छी 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, आपके इमोशंस पे, आपकी मेमोरी पे, आपके हार्मोन्स पे बहुत असर पड़ता है, ठीक है। एंड हमारी जनरेशन में हम सबको आदत है रात के 2, ढाई, 3 नहीं बज जाते तो हम सोते नहीं है, रील्स स्क्रोलिंग ऑल द टाइम। अभी तक मतलब अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इवेंचुअली आपका ओवरऑल इसका इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है ना। जब याद स्किज़ोफ्रेनिया की भी बात करी तब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ऑनसेट की बताई थी कि जब एक स्किज़ोफ्रेनिक एपिसोड आने वाला होता है वो ट्रिगर कैसे होता है। एक एपिसोड जिसमें साइकोसिस होगा, हैलुसिनेशन होगी, डिल्यूजन होगा। हमारा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो पेशेंट है वो सारे टाइम ही डिल्यूजनल रहे, कभी कभी दे आर इन टच विद द रियलिटी, तब वो हैलुसिनेट नहीं कर रहे होते। पर वो वापस ट्रिगर कैसे होता है? बाय नॉट हैविंग अ गुड स्लीप शेड्यूल। जिस दिन दे डोंट स्लीप ऑन टाइम, उस दिन देयर इज अ हाई चांस इट कैन ट्रिगर अ साइकोटिक एपिसोड। आप जब अपने किसी हॉस्पिटल में काम करोगे तो हम बहुत प्रिवेंशन पे बहुत काम करते हैं कि अब जैसे, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी चीज़ है जो हम प्रॉपरली क्योर कर नहीं सकते हैं, हम उनको बस हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ ईजिली जिए, मेडिकेशन दे सकते हैं ताकि हैलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स कम रहे। तो प्रिवेंटिव केयर में एक्चुअली हैविंग अ गुड स्लीप शेड्यूल, इसको हम कहते हैं स्लीप हाइजीन, कि एक प्रॉपर स्लीप हाइजीन मतलब हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं ताकि हमारे स्लीपिंग शेड्यूल बिल्कुल सही रहे, बढ़िया रहे, हमें हेल्प करे। तो इन स्किज़ोफ्रेनिया वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू एज अ साइकोलॉजिस्ट विल हैव टू मेक श्योर, नोटिस एंड टेल जो आपके वार्ड में पेशेंट्स हैं उनको भी, जो बाहर से पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी, कि आप अपने स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हो। जो सेट शेड्यूल है, इस टाइम सोना है, उस टाइम सोना है। सो स्लीप इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हल्के में मत लिया करो। एंड समबडी इज़ नॉट एबल टू गेट अ गुड 7 आवर स्लीप विल बी एबल, वो कहते हैं ना आप बहुत बीमारियों के शिकार हो गए, दैट इज एग्जैक्टली दैट। स्ट्रेस एंड स्लीप आर टू साइलेंट किलर्स। सीरियसली कोई नहीं लेता है एंड देन इट कॉजेज ऑल प्रॉब्लम्स। सो दैट वाज योर बेसिकली। हाँ, तो मेजर डिप्रेशन में हमने ये चीज़ कर ली। सेकेंड इज डिस्थीमिया। डिस्थीमिया या परसिस्टेंट डिप्रेशन या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो उससे क्या समझ आ रहा है, इससे क्या होगा? ये थोड़ा इसके नाम से ही समझो। परसिस्टेंट क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड, कंटिन्यूअस, तो वही हुआ ना। परसिस्टेंट डिप्रेशन मतलब लगातार बहुत टाइम से हो रहा है। हम मेजर डिप्रेशन 2 वीक्स में करते हैं एंड परसिस्टेंट डिप्रेशन हम करते हैं 2 years। अब जो डिस्थीमिया होता है या परसिस्टेंट डिप्रेशन होता है, इसकी इंटेंसिटी हमेशा मेजर डिप्रेशन से कम होगी। मेजर डिप्रेशन आप ऐसे, जब नाम में ही मेजर है तो आप समझ लो कि वो बिल्कुल एकदम पीक कर रहा है। हमारा जो डिसऑर्डर है वो बिल्कुल पीक कर रहा है। एंड डिस्थीमिया इसकी वो हाफ वे थ्रू पर बहुत टाइम से है, कि अब ऐसा भी नहीं है कि एक ऐसा टाइम आया कि हमारा क्लाइंट, हमारा पेशेंट को ये कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है, पर ना ही कोई ऐसा टाइम आया कि वो इतना ज़्यादा पीक कर गया कि दे हैव सुसाइडल आइडिएशन। पर इसको डायग्नोज करने के लिए अगर हम 2 साल कह रहे हैं तो सोचो 2 साल से कॉन्स्टेंटली इफ समबडी इज हैविंग ऑल दीज सिम्टम्स स्लाइटली माइल्ड इन कंपैरिजन टू मेजर डिप्रेशन, तो दैट इज ऑल्सो सो ट्रबलसम। कितनी दिक्कत की चीज़ है, प्रॉब्लम आती है। सो दैट इज कॉल्ड डिस्थीमिया। सिम्टोमेटिक क्राइटेरिया सेम है, सिर्फ ड्यूरेशन अलग है। उसकी 2 weeks है, इसकी 2 years है। एंड दूसरी चीज़ जो डिफरेंट है कि मेजर डिप्रेशन में ऑल दीज थिंग्स वुड बी एट द हाईएस्ट इंटेंसिटी, सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे होंगे, हर चीज़ एक्सट्रीम पे होगी। डिस्थीमिया में उससे थोड़ा कम, थोड़ा माइल्ड, पर कॉन्स्टेंटली होगा, ठीक है। जब आपको एंजाइटी करा रहे थे तब हमने एक वो न्यूरोट्रांसमीटर की बात की थी। कौन सा? 2 की बात की थी। हाँ, और एक और था, गाबा। वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है डिप्रेशन में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट होगा? हाँ, वेरी गुड, सेरोटोनिन। तो इन डिप्रेशन हम ये मानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स में सेरोटोनिन क्या करता है? मूड रेगुलेट करता है, स्लीप रेगुलेट करता है, एपेटाइट करता है। उस दिन हमने समझा था। तो ऑब्वियसली अगर सिम्टम्स हमारे ये हैं तो हम समझ सकते हैं कि सेरोटोनिन हमारी बॉडी में बहुत कम लेवल्स में है, क्योंकि ये चीज़ रेगुलेट करता है। ये चीज़ अगर सही से काम नहीं कर रहा तभी वो चीज़ें ख़राब है।
तो सेरोटोनिन इज लेस, या फिर यू कैन राइट इम्प्लीकेटेड, मतलब सेरोटोनिन अफेक्टेड है। अब इससे सोचो कि अगर हम किसी डिप्रेशन के पेशेंट से डील कर रहे हैं तो उनकी हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मेडिसिन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? वेरी गुड। हाँ, हम जो कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स होते क्या है? किसको कम? हाँ, तो वो कैसे करेंगे डिप्रेशन को कम? हाँ, वेरी गुड, न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक समथिंग इज कॉल्ड SSRI। एंटी डिप्रेसेंट्स हम कहते हैं, बट यू नीड टू नो द स्पेसिफिक थिंग्स। इट्स कॉल्ड SSRI, विच इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। नाम पूरा आप याद मत करो बेशक, बट SSRI यू रिमेंबर दैट। सो मेडिकेशन जो होती है डिप्रेशन में, दैट इज कॉल्ड SSRI। उसका फिर नाम अलग अलग होता है, फ्लक्सटीन, प्रोजैक, ये वो, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज करता है। इंक्रीज भी नहीं करता है, जैसे आपने वो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ी होगी, मैम ने पढ़ाया था, है ना, कि वो साइनैप्स में रिलीज करता है टर्मिनल बटन न्यूरोट्रांसमीटर को, एंड फिर वो वापस आफ्टर द थिंग इज डन वो वापस ले लेते हैं, या फिर कोई एंजाइम आके उनको ब्रेक डाउन कर देता है और हटा देता है। तो SSRI क्या करते हैं कि वहाँ पे जाके उनको रोक देता है कि एक बार रिलीज हो गए तो वो फिर रिलीज ही रहे, वो वहाँ से हटे ना। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड रीअपटेक इनहिबिटर। रीअपटेक मतलब वापस ले लेना। तो हाँ, रीअपटेक, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो आपकी बॉडी में इस तरीके से हम सेरोटोनिन काफ़ी देर तक रखते हैं ताकि इट रेगुलेट्स योर स्लीप, एपेटाइट एंड मूड। दूसरा ये हो गई ट्रीटमेंट हमारी मेडिकल या बायोलॉजिकल प्रिवेंशन, ये क्योर ये हो गया। थेरेपी वाइज हम क्या करेंगे? वेरी गुड। एंड कौन सी विच स्कूल ऑफ थॉट डू यू थिंक इसमें ये आएगा? वेरी गुड। लोगोथेरेपी किस में आता है? तो यूर क्लोज, थिंक मीनिंग ऑफ लाइफ हम किस चीज में सोचेंगे? नहीं, प्लीज मैम प्लीज, ये मत कहो। एग्जिस्टेंशियल, मीम्स वगैरह में कहते हैं ना कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइफ का मीनिंग। एग्जिस्टेंशियल, वेरी गुड। सो एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बड़ी कॉमन चीज़, आपने उसका अभी वो भी किया था प्रैक्टिकल में, इन्वेंटरी, डैश इन्वेंटरी। बेक किस चीज़ की बात करता है? अरे डिप्रेशन की नहीं बात करता है। बेक ने कौन सी थेरेपी दी है? सबसे कॉमन, आप लोग खुद ही मुझे हर क्लास में कहते रहते हो। वेरी गुड। CBT क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो SSRI एंड देन वी हैव ये आप जो लोग आए हो 10:28 पे 10:30 की क्लास में, अभी भी क्यों आए? हाँ बताओ, अभी भी क्यों ही आए? 2 मिनट बाद ही आ जाते। सिर्फ अटेंडेंस लिखने आए हो? और अगर इफ आई से ये जो लास्ट के अभी बच्चे आए, आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी तो चले जाओगे बाहर? कुछ नो रिस्पॉन्स, ऐसे ही आए हो क्लास में? आप अभी आए हो ना? अभी आए हो ना आप? तो बोल, अब आए हो लेट तो कुछ बोलो तो। बोलो मैम। अरे वो आपकी फ्रेंड आपसे सवाल पूछ रही है क्या? तो इधर तो देखो। मैम गुड मॉर्निंग। आप, अरे मैं आराम से ही पूछ रही हूँ कि आप 10:30 क्लास ओवर, आप 10:28 पे आ रहे हो, बोलोगे कुछ?
बड़े अजीब लोग हो यार, बात भी नहीं करते हो। भरो फटाफट अटेंडेंस, इससे अलावा तो कुछ चाहिए नहीं। वो कहाँ है, शीट कहाँ है? अच्छा, भर दो भर दो। हाँ, जिसको जो चाहिए करे भाई। नहीं समझ आए? अच्छा, क्या नहीं समझ आया?
भाई मैं भी जा रहा हूँ भाई गेम नहीं हुए थे लास्ट टाइम